हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निशांस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है 11th क्लास में बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चों, जीव जगत का वर्गीकरण जैसा कि आपने अभी सुना और देखा, यहाँ पर जीव जगत का वर्गीकरण तो आपको एक लगा होगा यहाँ पर कि किस तरह दुनिया के सारे जीवों को हम यहाँ पर बांटना चाहते हैं। ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। यानी कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है पता लग गया होगा। आपको एक इमेज यहाँ पर दिख रही है बच्चों, यानी कि यहाँ पर दुनिया भर के जीव आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो हमें आज इनका क्या करना होगा बच्चों? आज हमें इनका वर्गीकरण करना होगा। तो इस चैप्टर में दुनिया के या पृथ्वी के जितने भी जीव हैं उन सब का हम वर्गीकरण करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर अरस्तु। सर्वप्रथम अरस्तु ने जो है जीव जगत को बांटना शुरू किया था, क्योंकि अपन थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि किस तरह बायोलॉजी में जीवों को बांटना प्रारंभ हुआ। वैसे तो कैरोलस लीनियस का नाम आपने सुन रखा होगा बच्चों। कैरोलस लीनियस ने सिस्टमेटिक ढंग से जीवों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, लेकिन उनसे पहले किसने शुरुआत की थी जीवों के वर्गीकरण की? तो हमारे जो अरस्तु है, दार्शनिक है, माने हुए दार्शनिक है, उन्होंने यहाँ पर जीवों को सबसे पहले बांटना शुरू किया था। तो आइए देखते हैं इन्होंने जीवों को कैसे बांटा। अच्छा, इस जीव की परिभाषा हम पहले जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। जीव एक संरचना है बच्चों जिसमें विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं पाई जाती है। याद है आपको? डेफिनेशन हम बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस कर चुके थे। तो ऐसी संरचना जिसमें विभिन्न जैविक क्रियाएं पाई जाती हो, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, इन सबको हम यहाँ पर जैविक क्रियाएं बोलते हैं। और ऐसी संरचना जिसमें ये सारी जैविक क्रियाएं पाई जाती है उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे जीव। राइट? ये जीव की परिभाषा तो हम बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पर सर्वप्रथम जीवों के बारे में किसने बताया? अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने। अरस्तु ने सबसे पहले बताना शुरू किया था। अच्छा, इन्होंने जो है लेकिन शुरुआत की थी तो आप जानते हो शुरुआत जो है एक सरल से होती है, एक नॉर्मल चीज से शुरुआत की जाती है। तो इन्होंने यहाँ पर यही चीज बताई। इन्होंने सरल या फिर बाह्य आकार के लक्षणों के आधार पर क्या किया? जीवों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यानी कि इन्होंने आंतरिक संरचना को ध्यान में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या थी बच्चों? यहाँ पर जीवों के वर्गीकरण की पहली शुरुआत थी। तो यहाँ पर इनका ध्यान अंदर आंतरिक संरचना पर नहीं जा पाया। तो इन्होंने जीवों की केवल कौन सी संरचना को वर्गीकरण करते समय अपने ध्यान में रखा? तो इन्होंने बाह्य संरचना को या उनकी जो सरल संरचना है, बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, उस संरचना को ध्यान में रखकर जीवों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। राइट? यहां तक क्लियर हो गया? इन्होंने पृथ्वी के सभी जीवों को निम्न 2 भागों में बांटा। तो पृथ्वी के जितने भी जीव हैं उन सबको बांटने का यानी कि वर्गीकरण का जो श्रेय जाता है, सबसे पहला जो श्रेय है, सबसे पहले इन्होंने यानी कि अरस्तु ने जीवों को वर्गों में बांटना शुरू किया। तो आइए देखते हैं इन्होंने सबसे पहले जीवों को कितने भागों में बांटा। तो इन्होंने जीवों को 2 मुख्य भागों में बांटा। क्या क्या है बच्चों वो भाग? पहला भाग आया है पादप। पादप को हम प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो पहले जीव का नाम क्या हो गया बच्चों? पहले जीव का नाम हो गया पादप यानी कि प्लांट। दूसरा जीव क्या है यहाँ पर? जंतु। जंतु यानी कि यहाँ पर एनिमल।
राइट। तो आप सोचिए यहाँ पर बताइए कि दुनिया में कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा बच्चों कि क्या पादप भी जीव होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा, अरस्तु ने जो पादप है, पादप को भी क्या बोला, पादप को भी जीव बोला। लग आसान रहा है अपने को कि हाँ पादप भी जीव होते हैं, लेकिन आप सोचिए अरस्तु के समय जब नॉलेज इतना नहीं था, फिर भी उन्होंने पादपों को क्या बोला, फिर भी उन्होंने पादपों को जीव बोला। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उन्होंने बता दी कि आप यहाँ पर पादप को क्या कह सकते हैं, पादप को आप कह सकते हैं जीव। अच्छा, दूसरा जीव क्या बताया इन्होंने, तो दूसरा जीव बताया जंतु। ठीक, यहाँ पर आपके सामने बताया गया है कि किस तरह जंतु और पादप में यहाँ पर आप अंतर देख पाएंगे। ये यहाँ पर स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है बच्चों, एक तरफ आपको पादप दिख रहा है और एक तरफ आपको क्या दिख रहा है, एक तरफ आपको जंतु दिख रहा हुआ। बताइए कुछ अंतर आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। आपको जरूर कुछ ना कुछ अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा अंतर आपको देखने को मिल रहा होगा मूवमेंट का, ठीक, चलने फिरने का। लेकिन इनके बारे में हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे अपने आगे इसी चैप्टर में। पादप और जंतुओं के बीच भी अंतर होते हैं, उन अंतर को, उन डिफरेंस को अपन बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं बच्चों। आइए देखते हैं अपन इसमें पहला जो पॉइंट आया अपने पास, पहला पॉइंट क्या आया है, पादप। तो पादप को हम परिभाषित करने वाले हैं। पादप क्या होते हैं बच्चों, तो पादप ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, यानी कि हमें इनको क्या बोल दिया हमने, इनको स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। तो स्वपोषी होने की जो क्षमता है बच्चों, वो केवल किसमें पाई जाती है, वो केवल पादपों में ही पाई जाती है। अच्छा, इसमें दूसरा जो शब्द आया है यहाँ पर, वो है प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी मतलब फोटोसिंथेसिस। प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने की जो क्षमता है, वो भी किसमें पाई जाती है, वो भी पादपों में ही पाई जाती है। इसलिए हम इन्हें प्रकाश संश्लेषी जीव भी कह सकते हैं, या फिर आप इन्हें शॉर्ट में स्वपोषी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इनमें दूसरी जो बात आई है वो है सेलुलोज से बनी इनकी कोशिका भित्ति। सेलुलोज बच्चों बहुत ही ज्यादा कठोर पदार्थ है, और ये पादपों की जो कोशिका झिल्ली होती है, उस झिल्ली के चारों ओर एक और यहाँ पर मोटी भित्ति आपको देखने को मिलेगी, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति का पाया जाना किसका लक्षण है, कोशिका भित्ति का पाया जाना पादपों का मुख्य लक्षण है। लेकिन अब आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी बच्चों, कि जो कोशिका भित्ति होती है, वो कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनती है, उस पदार्थ का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो उस पदार्थ का नाम है बच्चों सेलुलोज। पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अगर आपने ये दो विशेषताएं याद रख ली, तो अपनी पादप की परिभाषा यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको मैं हर क्लास में बताता हूँ कि अपनी निशांश की यहाँ पर जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है, उनमें भी हम इसी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपसे पूछ लिया बच्चों आपने पादप तो पढ़ लिया, पर जरा बताना कि पादप किसे कहेंगे और पादप जीव कैसे हुआ, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे बच्चों। तो आपको बताना है कि पादप जीव है क्योंकि उसमें भी सारी जैविक क्रियाएं हो रही है। कुछ नहीं हो रही, जैसे चलना, गमन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी क्रियाएं उसमें हो रही है, वृद्धि हो रही है, समय के साथ हो रही है, यहाँ पर उसमें जनन की प्रोसेस हो रही है। तो इन आधार पे हम कह सकते हैं, उपापचय क्रिया के आधार पर हम कह सकते हैं कि पादप भी क्या है, जीव है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर पादप की परिभाषा डिस्कस कर रहे थे। अभी हमने ये डिस्कस किया है कि पादप भी जीव होते हैं।
राइट। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पादप की डेफिनेशन। तो पादप क्या है, वे जीव जो स्वपोषी होते हैं और उनमें सेलुलोज की बनी कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे बच्चों, तो ऐसे जीव को हम कहेंगे पादप, राइट। अब यहाँ पर आपके सामने पादपों को फिर से यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है, डायग्राम से भी आपको समझाया गया है। देखिए यहाँ पर डायग्राम, बताइए किस किस के डायग्राम आपको दिख रहे हैं। तो पादपों में आपको अलग अलग डायग्राम यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो बिल्कुल आपको यही ध्यान में रखना है, डायग्राम को भी याद रखना है यहाँ पर। और सबसे पहले यहाँ पर जो वर्गीकरण आ रहा है, 3 वर्गों में हमने पादपों को विभाजित कर दिया। कौन कौन से 3 वर्ग है, सबसे पहला जो वर्ग आया है वो है शाक, यानी कि पादप का जो पहला वर्ग है, अरस्तु ने जो पहला वर्गीकरण दिया है पादपों के लिए, और पादप के पहले वर्ग का नाम है आपके सामने शाक। दूसरा पादप वर्ग कौन सा आया, झाड़ी। तीसरा है वृक्ष। लेकिन इनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको एक यहाँ पर इमेज दिखाई है स्क्रीन पर, आपके सामने एक फोटो है, उसके आधार पर भी आप तीनों वर्गों को समझ सकते हैं। डिटेल तो हम अभी अभी वापस पढ़ने वाले हैं। अगर शाक की बात करें तो मैंने यहाँ पर पहले ही आपके सामने एक इमेज प्रस्तुत कर दी कि शाक पे आते ही आपको क्या समझना है। तो शाक पे आते ही आपको क्या समझना है बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि शाक आते ही क्या इमेज, क्या स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा था और किसको हमने शाक बोला था। आइए देखते हैं शाक का उदाहरण क्या दिख रहा है बच्चों आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक फसल दिख रही होगी, गेहूं की फसल, यानी कि गेहूं का पादप। अब गेहूं का पादप अभी फिलहाल आपको क्या समझना है, शाक। इसकी डिस्कस हम बहुत अच्छे ढंग से करने वाले हैं इसी क्लास में। दूसरा आपको यहाँ पर झाड़ी दिख रही है, झाड़ी में आपको यहाँ पर किसका पादप दिख रहा है, फूल भी दिख रहा होगा आपको, राइट। क्या नाम है इस पादप का, कनेर। बिल्कुल, कनेर का पादप आपने कहीं पर भी देख लिया होगा, या जो अपने बगीचे हैं, और यहाँ तक कि जो डिवाइडर होता है, रोड के बीच का डिवाइडर जिस पर प्लांट लगे होते हैं, उसमें भी अधिकांश क्या उगाते हैं, उसमें भी अधिकांश हम कनेर पादप उगाते हैं। अब आपके मन में दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि डिवाइडर पर कनेर पादप ही क्यों उगाते हैं, अधिकांश मैक्सिमम आपको क्या दिखाई देगा, कनेर का पादप। यहाँ पर मैं आपको फिर एक कॉन्सेप्ट की बात बताना चाहता हूँ बच्चों, जिससे आपको लगता रहे कि वाकई में हम पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं। मैंने अभी एक उदाहरण बोला कनेर, फिर यूं बोला था कि ये जो डिवाइडर है रोड के बीच का, उस पे भी हम कनेर लगाते हैं। तो कनेर का एक इम्पोर्टेंट लक्षण ये है कि ये जो मरुद्भिद पादप होते हैं उनके लक्षणों में ये यहाँ पर समानता रखता है। क्या समानता रखता होगा, इसको पानी की आवश्यकता कम होती है। अब आप सोचिए, फ्लावर वाला प्लांट हो और पानी की आवश्यकता भी कम हो, तो हम ज्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि रोड के बीच में जो डिवाइडर है वहां पर रोज पानी डालना पॉसिबल नहीं है। आया समझ में। तो हम वहां पर कनेर पादप लगाएंगे। कनेर पादप क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि ये कौन से पादपों से अपनी समानता रखता है, तो कौन से पादपों से समानता रखता है, मरुद्भिद, यानी कि जो रेगिस्तानी पादप है जिसका आपने नाम सुन रखा होगा, कैक्टस। कैक्टस को भी क्या चाहिए, कम पानी चाहिए, और कनेर को भी पानी कैसा चाहिए, कम पानी चाहिए। तो बताइए, कम पानी की वजह से ये सबका फेवरेट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। आया समझ में कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। तीसरा फोटो आपको दिख रहा होगा, तीसरी इमेज आपको यहाँ पर दिख रही होगी पेड़ों की, आम के पेड़ आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बताने की कोशिश की है, आपको थोड़ा सा अंदर ले जाने की, इन शब्दों को अच्छे से हमेशा दिमाग में सेट करने के हिसाब से। यहाँ पर 3 इमेज अपन ने देख ली, तीनों के उदाहरण अपन ने देख लिए, लेकिन अब इनकी डिटेल जो पढ़ने वाले हैं
वो हम आगे इसी क्लास में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट जो लिया है मैंने, सबसे पहला जो टॉपिक आया है बच्चों, वो आया है शाक। शाक किसे कहेंगे बच्चों? तो शाक यहाँ पर हर्ब को बोला गया है इंग्लिश में। अब शाक को पहचानने का क्या तरीका है, मैंने अभी अभी आपको एक एग्जांपल दिया था गेहूं का, और आज यहाँ पर एग्जांपल अपन ले रहे हैं टमाटर का। ठीक, टमाटर पादप है। इधर आपको क्या दिख रही है बताइए? तो इधर आपको दिख रही होगी मटर, यानी कि 3 एग्जाम्पल आपके सामने हो गए। गेहूं जो अभी अपन डिस्कस करके निपटे हैं, दूसरा एग्जाम्पल मटर और टमाटर। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको एक बात नजर आई होगी बच्चों, थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पर कंसंट्रेट करके देखना होगा। तो इनका जो तना होता है, तना यानी कि स्टेम की अगर अपन बात करें बच्चों, तो इनका जो स्टेम है वो स्टेम कैसा है बताइए? स्टेम, तो स्टेम आपको कैसा, तना कैसा दिख रहा है बताइए? कौन से कलर का दिख रहा है? हरे कलर का दिख रहा है। दिख रहा है हरे कलर का तना। मुलायम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो मुलायम होता है, यानी कि कोमल होता है। छोटा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल छोटा भी होता है ये तना। तो अगर इस टाइप के तने दिख रहे हो, जो कैसे हो, हरे हो, कोमल हो, छोटे हो, ऐसे तनों वाले पादपों को हम क्या कहते हैं? हम ऐसे वाले पादपों को हम कहेंगे शाक पादप। शाक आते हैं, अब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ गया होगा बच्चों कि जब भी शाक पादप आए आपको क्या सोचना है? शाक पादप आते हैं आपको सोचना है कि तना कैसा होगा? हरे रंग का होगा। और भी तने हरे हो सकते हैं, लेकिन दूसरी विशेषता पे आपको जाना होगा, छोटा होगा, कोमल होगा। अगर इस टाइप का तना आपको देखने में आ रहा है तो पक्का वो कौन सा पादप होगा? शाक पादप, राइट। अब शाक पादप का उदाहरण तो आपको याद हो ही गया होगा, क्योंकि हम डायग्राम या फिर उसका जो फोटो है, उसकी जो इमेज है, वो साथ में लेके चल रहे हैं। बताओ आपको परमानेंट यहाँ पर स्क्रीन पर जो फोटो दिख रहा है शाक के साथ, वो एग्जाम्पल याद होगा या नहीं होगा? शाकी पादप के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए बच्चों बताइए? तो टमाटर, मटर और गेहूं, राइट। आया समझ में यहाँ तक? वेरी गुड। देखिए आगे, अब आप यहाँ देखिए दूसरा जो पादप आया अपने पास, प्रकार आया है, वो है झाड़ी, यानी कि श्रब। झाड़ी को हम बोलते हैं श्रब। अब वे पादप जिनका तना कैसा हो? अत्यधिक शाखित। यहाँ पर ये शब्द आपको पकड़ना होगा, याद रखनी होगी ये बात कि शाखित तना होना जरूरी है। हल्का कठोर, कठोरता में थोड़ा सा अंतर आ गया। पहले हमने लिखा था कोमल तना। शाक पादप कैसे थे बच्चों? कोमल थे। आज वो पादप कैसा हो गया? हल्का कठोर। उसे हम झाड़ी पादप कहते हैं। अब इसको आपने उदाहरण की सहायता समझ रखा है। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है, तने का अभाव होता है। कौन से तने का? मुख्य तने का। एक उदाहरण में आपके सामने यहाँ दिखा देता हूं। जैसे ये ले लिया हमने पादप, ये देखिए। अब इसको समझने के लिए क्या करना होगा बच्चों? एक पादप में यहाँ पर एक और बना देता हूं ताकि परमानेंट आपके दिमाग में बात याद रहे कि कैसे समझाया था झाड़ी पादप को। बताइए इस पादप में उस पादप में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? इसमें अब आपको एक मुख्य बात ध्यान रखनी है, वो है मुख्य तना। कौन सा तना? मुख्य तना। तो मुख्य तना किसे कहते हैं? अब आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर ये मुख्य तना आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, दे रहा है मुख्य तना। क्या दूसरे वाले चित्र में भी आपको मुख्य तना दिखाई दे रहा है? ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना है आपको, क्योंकि झाड़ी में और शाक पादप में हम अंतर पढ़ने जा रहे हैं। कई बार पादप दोनों का हरा भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसीलिए अपन दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं कि तना कैसा हो? तना हो बहुत ज्यादा शाखित, और किसका अभाव हो? मुख्य तने का।
यहाँ पर मुख्य तने का अभाव नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें आप मुख्य तना देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। ये तना अत्यधिक शाखाओं में बढ़ चुका है। देखिए शाखाएं, देखिए क्या इसमें और इसमें अंतर नहीं है? बिल्कुल अंतर है। तो समझ में आया बच्चों? तो आपने देख लिया यहाँ पर झाड़ी पादप को आप दूर से पहचान जाओगे कि बिल्कुल ये कौन सा पादप है? ये झाड़ी पादप है, राइट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर पादप में आपको बेरी दिखाई दे रही होगी और अपनी तरफ जो है बेर पादप आपने सुन रखा होगा। बेर, झाड़ी के बेर आते हैं, झाड़ी के बेर, चमेली के बेर आते हैं, तो सर्दियों के दिनों में खाते हैं हम इनको, राइट। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिख रहा है? कनेर का। बच्चों कनेर का एग्जाम्पल दिख रहा है। कनेर जो कि सजावटी पादप है, फूल आते हैं इसमें। तो कनेर में आप देखोगे कि जो शाखाएं निकल रही है वो इतनी ज्यादा निकल जाती है कि मुख्य तने का उसमें अभाव हो जाता है। मेहंदी भी यहाँ पर एक उदाहरण आप इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल बच्चों आप सही समझे हो। मेहंदी जो हाथों में लगाई जाती है और अधिकांश जो है गर्ल्स है और लेडीज जो है वो इसका इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर मेहंदी का जो पादप है, अगर हम उस पादप को देखें तो वो पादप आपको कैसा नजर आएगा बच्चों? वो पादप आपको नजर आएगा झाड़ी पादप, राइट। समझ चुके हो आप यहां तक बात? बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट आया अपने पास वृक्ष, यानी कि ट्रीज। अब ट्री को पहचानना आपको बिल्कुल आसान लगेगा। मैंने यहाँ पर एक पादप भी बता रखा है, नीम पादप। तो नीम में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही नाम लिया, नीम है, जामुन है, आम है, पीपल है, बरगद है, ये सब ऐसे पादप है बच्चों जिनका तना अत्यधिक लंबा होता है। अच्छा यहाँ पर मिनिमम लंबाई की यदि हम बात करें, मिनिमम लंबाई आपको कितनी नजर आएगी? 10 मीटर। 10 मीटर का मतलब क्या हो गया बच्चों? 10 मीटर का मतलब हो गया 25 से 30 फीट। यहाँ पर आपको ये पादप नजर आएगा। 25 से 30 फीट तक आपको ये पादप नजर आएगा। यानी कि इतना लंबा पादप अगर आप देख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा यहाँ पर वृक्ष, ट्रीज के नाम से हम उसको जानते हैं। तो यहाँ पर इसकी एक और विशेषता आप क्या ले सकते हैं कि तना इस बार कैसा हो गया? अत्यधिक कठोर हो गया। ये भी एक विशेषता हो जाएगी, तना अत्यधिक कठोर होता है। और इसका रंग अगर अपन देखें तो आपको इस बार रंग हरा नहीं मिलेगा। जो भी वृक्ष होगा, पीपल है, जामुन है, नीम है, आम है, तो इन सब पादपों के तने आपको कैसे नजर आएंगे? तो गंदे गंदे से भूरे रंग के तने आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये भी एक पहचानने का तरीका है कि तना कैसा हो गया? भूरा हो गया। तो ये तीनों विशेषताओं को लेकर हम यहाँ पर परिभाषा बना सकते हैं। ये पहली विशेषता है, तना अत्यधिक क्या हो गया? लंबा हो गया। दूसरी विशेषता कैसा हो गया? कठोर हो गया। इस बार मुलायम की या हल्के कठोर की लिखने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी विशेषता क्या है? तना भूरे रंग का हो गया। तो बच्चों हम ऐसे पादप को वृक्ष के नाम से जानते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे बच्चों उदाहरण हम डिस्कस कर चुके हैं, नीम और यूकेलिप्टस। ठीक है बच्चों, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है।